प्रीति मेरी एकलौती बेटी थी। वो बहुत ही सुंदर, समझदार और संस्कारवान बेटियों में थी और दयालु भी बहुत थी। सीमित साधनों की वजह से सादगी में रहते हुए उसने लगन से अपनी पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी होते ही उसे बढ़िया नौकरी भी मिल गई। नौकरी लगते ही मैं उसके लिए एक लड़के की तलाश में लग गया। जल्दी ही मेरी तलाश खत्म हुई और मुझे उसके लायक बढ़िया लड़का मिल गया। बेटी की खुशी और सुख के लिए मैं अपनी हैसियत से ज्यादा खर्चा करके धूमधाम से उसकी शादी की। हालांकि लड़के वालों का कहना था कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें जिस तरह की पढ़ी लिखी और गुणवान लड़की चाहिए थी। प्रीति ठीक उसी तरह है, इसलिए उसे एक शादी में विदा कर दे। लेकिन मैं बेटी का बाप था, मैं अपनी बेटी को खाली हाथ कैसे भेज सकता था। मैं अपनी लाडली बेटी को हैसियत से ज्यादा गहने, कपड़ा लत्ता और घरेलू उपयोग का सामान देकर विदा किया। बारातियों की अभागता में भी अपनी हैसियत से ज्यादा खर्चा किया, जिससे कोई बाराती कभी मेरी बेटी को ताना ना मार सके। शादी होने के बाद प्रीति ने नौकरी छोड़ दी थी। उसका ससुराल में पहला साल बहुत अच्छे से बीता। अपनी लाडली को खुश देखकर हम सभी बहुत खुश थे। उसी बीच प्रीति को एक कंपनी में अच्छे तनख्वाह पर नौकरी मिल गई। उसका पति पहले से बढ़िया नौकरी कर रहा था। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। अचानक ना जाने क्या हुआ कि प्रीति के पति के सिर पर नौकरी छोड़कर अपना कारोबार करने का भूत सवार हो गया। वो कारोबार करके करोड़पति बनने के सपने देखने लगा। कारोबार करने के लिए उसे जितनी बड़ी रकम की जरूरत थी, उतने पैसे उसके पास नहीं थे। तब उसने प्रीति से मदद करने को कहा। प्रीति के पास पैसे कहाँ थे? उसे मदद मांगने का मतलब था कि वो मायके से मोटी रकम मांग कर लाए। इसी तरह प्रीति के ससुराल वाले बहाने से दहेज में मोटी रकम मांगने लगे। प्रीति हमारी बेटी थी, उसे हमारी औकात अच्छी तरह से पता थी। फिर वो असूलों पर चलने वाली लड़की थी। उसने साफ साफ कह दिया, मैं अपने माँ बाप से एक कौड़ी भी नहीं मांगूंगी, क्योंकि ये एक तरह से दहेज है और दहेज लेना और देना दोनों ही गैर कानूनी है। प्रीति सीधी साधी लड़की थी। उसका कहना था कि पति पत्नी जितना कमाते हैं उसमें आराम से अपना गुजारा बरस कर लेंगे। परिवार बढ़ेगा तो तरक्की के साथ वेतन भी बढ़ेगा, इसलिए उन्हें इसी में संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन प्रीति के पति के मन में करोड़ों की कमाई का भूत सवार हो चुका था, इसलिए वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं था। बस फिर क्या था, पति पत्नी के रिश्ते में खटास आने लगी। उनके बीच दरार पड़ गई, जो दिनों दिन चौड़ी होती चली गई। उनके बीच प्यार तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन प्रीति ने मुझसे पैसे मांगने से मना कर दिया। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब प्रीति के पति ने उस पर हाथ उठा दिया। एक बार हाथ उठाना तो सिलसिला सा चल पड़ा। फिर तो पति ही नहीं, उसके घर के जिस भी व्यक्ति का मन होता वही मेरी बेटी को अपमानित ही नहीं करता, बल्कि जब मन होता पीट देता। मैंने जिंदगी में कोई गैर कानूनी काम नहीं किया था, लेकिन मुझे जब बेटी का प्रगटाना का पता चला तो मैं बेचैन हो उठा। मेरे पास इतनी रकम नहीं थी कि मैं प्रीति की ससुराल वालों की मांग पूरी कर देता। मैंने पत्नी से सलाह की। पत्नी ही मुझे क्या सलाह देती। उसने बस यही कहा, हमारे पास पुश्तैनी जमीन के अलावा कुछ नहीं है, इसे बेचकर उन लोगों की मांग पूरी कर दो। जब बेटी ही नहीं रहेगी तो हम इसका क्या करेंगे? आखिर ये सब सुख दुख के लिए तो है। दुख की इस घड़ी में इसे बेचकर झंझट खत्म कर दो। मैंने तय कर लिया था कि जितनी जल्दी हो सके अपनी बेटी की खुशी के लिए, यानी उस पर होने वाले जुर्म को बंद करने के लिए अपनी जमीन बेचकर उसकी ससुराल वालों की मांग पूरी कर दूंगा, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि उसकी ससुराल वाले अब उसकी जान लेकर ही मानेंगे। मैंने निश्चय किया था कि जमीन बेचकर प्रीति की ससुराल वालों की मांग पूरी कर दूंगा। उसी के अनुसार मैंने जैसे ही जमीन बेचने की घोषणा की, लेने वालों की लाइन लग गई। लोग मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। इसकी वजह यह थी कि मेरी जमीन मुख्य सड़क के किनारे थी,
लेकिन मेरी वह जमीन बिकते बिकते रह गई। दरअसल प्रीति के दुख से हम पति पत्नी काफी दुखी थे। हम दोनों मानसिक रूप से काफी परेशान थे। परेशानी से निजात पाने के लिए इंसान ऐसी जगहों पर जाना चाहता है जहाँ किसी बात की चिंता ना हो। चिंता से निजात पाने और उसका हल ढूंढने के लिए मैं भी पत्नी को लेकर किसी एकांत जगह के लिए निकल पड़ा। एक बस उत्तराखंड के लिए जा रही थी। मेरे मोहल्ले के भी कई लोग उस बस पर जा रहे थे। मैं भी पत्नी के साथ उसी बस में सवार हो गया। लेकिन कुदरत ने वहाँ ऐसा तांडव मचाया कि हम लोगों को लगा कि अब यहाँ से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। लेकिन सेना के जवानों ने हम सभी को बचा लिया। हम सभी को मौत के मुंह से बाहर खींच लाए। हमें तो सेना के जवानों ने बचा लिया, लेकिन दूसरी ओर प्रीति को कोई नहीं बचा सका। प्रीति की ससुराल वालों को पता था कि मैं पत्नी के साथ उत्तराखंड घूमने गया हूँ। जब उन्हें पता चला कि वहाँ भीषण प्राकृतिक आपदा आई है और उसमें हम फंस गए हैं, तो उसी बीच उन लोगों ने प्रीति को इस तरह पराजित किया कि यानी मारा पीटा कि वो मर गई। हम लोग आपदा में फंसे थे, फोन भी नहीं मिल रहा था। इसलिए प्रीति के ससुराल वालों ने हत्या को कुदरती मौत बताकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पड़ोसियों में भी खुसर-फुसर जरूर हुई, लेकिन किसी ने बात का बतंगड़ नहीं बनाया। उन्होंने अपना काम आसानी से कर डाला। प्रीति अपनी मौत नहीं मरी है। मेरे घर लौटकर आते आते उसके सारे समाधान कर दिए गए थे। मैंने थाने में प्रीति की हत्या की रिपोर्ट तो दर्ज करा दी, लेकिन मेरे पास उनके खिलाफ ऐसा कोई भी सबूत नहीं है कि मैं दावे के साथ कह सकूं कि उन लोगों ने प्रीति की हत्या की है। सबूत ना होने की वजह से पुलिस ने भी इस मामले को जांच आगे नहीं बढ़ा पा रही है। बहरहाल में कानून पर भरोसा करने वालों में मैं हूँ, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि उन लोगों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। मेरे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, अब वो मेरे किस काम की। प्रीति के ससुराल वालों को सोचना चाहिए था कि हमारे ना होने पर वैसे भी सब कुछ उन्हें ही मिलने वाला था, फिर उसका चाहे जैसे उपयोग करते, लेकिन उन्हें संतोष नहीं था। अब मुझे लगता है कि बेटी सचमुच पराई होती है, अपनी होती हुए भी हम उसे अपनी नहीं कह सकते। तमाम नेम कानून है, अधिकार है, लेकिन लगता है कि सब सिर्फ कहने सुनने के लिए है। दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना और ऐसे ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।